हेलो दोस्तों, आज से कुछ समय पहले हमने जो बुक स्फीयर की सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज डे 11 है। हमने डे 1 से स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक एक जोड़ते जोड़ते आज डे 11 आ गया। ऐसे ही हम अपनी इस सीरीज 90 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे और कुछ समय बाद डे 90 भी आ जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है, डेली इसके लेक्चर लेना है एंड सैटरडे संडे इसको रिवाइज भी करते चलना है। हम बुक कंप्लीट कर रहे हैं 90 डे vocab प्लानर। सो नाउ vocab विच इन द ईयर विद आवर सीरीज vocab स्फीयर भैया बर्ड्स विल फ्लो एंड लर्निंग विल ग्लो। मैं हूं आपका दोस्त रोहित चड़ा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं 20। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, एक यंग मैन जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो उसको बोलते हैं एडोनिस, ADONIS। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट। ADONIS एडोनिस। थोड़ा एडल्ट से मैच कर सकते हैं तो एडल्ट जो खूबसूरत हो, सो एडल्ट एंड एडोनिस एक खूबसूरत नौजवान। ओके। नंबर 2 इज क्विक और स्किलफुल और अडेप्ट इन एक्शन और थॉट। ADEPT एक अडेप्ट है एंड एक होता है अडेप्ट, एक होता है एडॉप्ट। ये मैं पहले भी करा चुका हूं। तीनों की क्या मीनिंग होती हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड जो पर्सन स्किलफुल है, क्विक है अपने एक्शंस में, यानी कि भाई हर चीज़ को स्किलफुली और बहुत अच्छे तरीके से बहुत क्विकली करता है, तो उसको बोलेंगे निपुण हिंदी में। एंड इसमें बोलते हैं इंग्लिश में एड्रॉयट है भाई। एड्रॉयड को याद कैसे रखेंगे? एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड में चीज़ें, एंड्रॉयड मोबाइल होता है उसमें चीज़ें कितनी अच्छी इफिशिएंट वे में हो जाती हैं, तो एंड्रॉयड से एड्रॉयड। एड्रॉयड मीन्स जो पर्सन निपुण है। ओके, याद रखेंगे एड्रॉयड यानी कि आ पर्सन हु इज स्किलफुल इन डूइंग डिफरेंट वर्क क्विकली। ओके, सो एडोनिस मीन्स खूबसूरत नौजवान एंड एड्रॉयड मीन्स निपुण। ओके। थर्ड वन इज एम्फीबियन। एम्फीबियन जो एनिमल होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं। सो ये तो सिंपल है, आप लोग को पढ़े होंगे छोटे बचपन में भी। एम्फीबियन यानी कि एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। आपको बताना है ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं जो अपने दोनों हैंड से, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों से वर्क कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं आपको कमेंट में बताना है। नंबर 4 पे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसीज बाई एग्जामिनेशन। लोगों ने देखे होंगे कि जहाँ पे टेस्ट होते हैं, ऐसी लेबोरेटरी होती हैं मेडिकल लेबोरेटरीज, वहाँ पर मेडिकल टेस्ट के थ्रू डिसीज का पता लगाया जाता है। तो इस प्रोसेस को जिसके द्वारा डिसीज को एग्जामाइन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। DIAGNOSIS। इसकी स्पेलिंग इज इम्पोर्टेंट, पूछी जा सकती है। सो डायग्नोसिस याद रखेंगे इसको। हिंदी तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, रोग पहचानना ही तो नॉर्मल बात है। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा आपको कौन सी डिसीज है इसका पता लगाया जाता है उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। ओके। एंड एम्फीबियन एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। नंबर 5 इज टू बी नेक्स्ट टू और ज्वाइन विथ। इसका मतलब है कि किसी के समीप होना। जैसे एक रूम है एंड इसके पास बिल्कुल एक दूसरा रूम सटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एडजॉइन, यानी कि साथ या संलग्न, जो मतलब इसके बिल्कुल करीब है, यानी कि इससे ज्वाइंट है या तो वो ज्वाइन है तो होगा एडजॉइन। ओके, तो कोई किसी के समीप है उसको बोलेंगे एडजॉइन। ठीक है। नंबर 6 इज वन हु फाइंड नथिंग गुड इन एनीथिंग। जिसको हर चीज बेकार लगती है उसको बोलेंगे क्रिटिक। जैसे क्रिटिसिज्म, जो सबकी आलोचना करता है। क्रिटिसाइज नहीं पढ़ा आपने? क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना, तो क्रिटिक जो सबकी आलोचना करता है बुराई हर चीज में, मतलब अच्छाई तो देखता ही नहीं है, हमेशा उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है उसको हमेशा देखता है, दैट इज क्रिटिक। उसको बोलेंगे आलोचक, यानी कि जो सबकी आलोचना करे, दैट इज क्रिटिक। जो सबको क्रिटिसाइज करे, क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है? आलोचना। ओके। एंड एडजॉइन जो ज्वाइन है एक दूसरी चीज से, बिल्डिंग हो सकती है, रूम हो सकती है, या फिर कोई पीस ऑफ लैंड जैसे कि कोई प्लॉट या खेत वगैरह भी हो सकता है, तो उस सेंस में इसको यूज करते हैं। एंड 6 इज क्रिटिक यानी कि आलोचक। ओके। नंबर 7 इज रेकलेसनेस इन पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स। उसको बोलते हैं एडवेंचरिज्म।
जैसे ये नहीं होता है एडवेंचर, कोई एडवेंचर वाला काम कर रहा है तो बहुत साहसी, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो उसको करना, डेट इज एडवेंचर। एंड एडवेंचरिज्म सेम सेंस में यूज होता है, बट ये पॉलिटिक्स में यूज होता है, एंड फॉरेन अफेयर्स एंड लाइक मिलिट्री वगैरह में भी यूज हो सकता है, और बिजनेस में भी यूज हो सकता है कि कोई एडवेंचरिज्म कर रहे हैं, यानी कि एक रिस्क टेकिंग काम किया जा रहा है, डेट इज एडवेंचरिज्म, यानी कि दुस्साहस। तो ये तो उतना अच्छा सेंस नहीं है, बट इंग्लिश से समझ सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो, ऐसे काम को परफॉर्म किया जाए, मिलिट्री, बिजनेस या फॉरेन अफेयर्स या पॉलिटिक्स, इन सभी सेंस में, तो उसको बोलेंगे एडवेंचरिज्म, यानी कि कोई एडवेंचर का कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। नंबर 8 इज अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो दिखावा करे जो वह है नहीं। जैसे हो नहीं जाता कि फेस पर और दूसरे पर्सन का मास्क पहन लेते, कभी आप लोगों ने सीआईडी वगैरह में देखा होगा, या फिर और कोई मूवीज वगैरह में, कि कोई दूसरे पर्सन का फेस मास्क करके कोई क्राइम कर देता है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं इम्पोस्टर। ओके, तो याद रखेंगे नॉर्मली, इम्पोस्टर यानी कि एक पर्सन है, उसने दूसरे किसी पर्सन का पोस्टर अपने मुंह पर लगा रखा है, जिससे उसकी आइडेंटिटी छुपाई जा सके, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी छुपा सके एंड और दूसरे पर्सन पर ब्लेम हो, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे इम्पोस्टर, यानी कि बहरूपिया। ओके, नंबर 9 फियर ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोफोबिया। दिस इज सिंपल वन, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया डर, तो फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। ओके, नंबर 10 इज इन अ थ्रेटनिंग मैनर, जो मतलब डरावना हो, काफी भयंकर डरावना, कि मतलब आपको थ्रेट लगे उससे, डेट इज घास्टली। तो इसको तो डायरेक्ट घोस्ट से, घोस्ट मीन्स क्या होता है, भूत, भूत कैसे होते हैं डरावने, तो घोस्ट से घास्ट बन सकता है, एंड घास्टली यानी कि जो डरावना है, डेट इज घास्टली। ओके, सो दिस इज सिंपल वन, घोस्ट से घास्टली यानी कि डरावना, एंड हाइड्रोफोबिया डेट इज फियर ऑफ वाटर। नंबर 11 इज माइजर। माइजर एक कंजूस पर्सन को बोलते हैं, एक नाउन है, यानी कि माइजर का मतलब होता है एक पर्सन जो कंजूस है, बट इसका एडवर्ब क्या होता है, सॉरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है माइजरली। माइजरली के बाद पर्सन यूज कर सकते हैं, बट माइजर के बाद माइजर पर्सन, इस टाइप से आपको लिखा मिलता है, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा, तो दिस इज राइट, यानी कि एक कंजूस आदमी तो वो लिखना है, तो या सिर्फ माइजर लिखिए, ओनली माइजर सही है, या फिर एक माइजरली पर्सन लिखिए, डेट इज करेक्ट। ओके, याद रखेंगे माइजर यानी कि एक कंजूस। नंबर 12 इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, डेट इज वेलोसिटी। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, यदि आप अच्छे से ढंग से पढ़ रहे हैं तो स्पीड एंड वेलोसिटी इनमें डिफरेंस होता है, पता आपको। तो मतलब एक, यदि अपन पूरे रास्ते की बात कर रहे हैं, जैसे कोई पर्सन ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो जितनी उसने एक घूम घूम कर ट्रेवल की डिस्टेंस, इसको ऐड किया जाए एंड उसमें जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है क्या, स्पीड। एंड फिर वेलोसिटी क्या होता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस, एक सीध में, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड इसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये होता है वेलोसिटी। ओके, ये तो आपने साइंस में अच्छे से ढंग से पढ़ा होगा। सो डेट वाज नंबर 12 वेलोसिटी, एंड नंबर 11 वाज माइजर यानी कि कंजूस। नेक्स्ट वन इज नंबर 13 स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, यानी कि एक टाइप से आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, तो टेंशन से इधर याद रख सकते हैं कॉन्स्टर्नेशन, या फिर इधर थोड़ा ऐसा आ रहा है कॉन्स्टेंट टेंशन, कॉन्स्टेंटेशन। ओके, तो यानी कि कॉन्स्टेंट टेंशन हो रही है, आपको लगातार टेंशन हो रही है, या एक टाइप से अंदर से व्याकुलता, काफ़ी आपके माइंड में हलचल मची हुई है, डेट मीन इज कॉन्स्टर्नेशन, यानी कि एक टाइप से काफ़ी व्याकुलता है, या आपके मन में बहुत खूब ज़्यादा हलचल मची हुई है, डेट इज स्टेट ऑफ कॉन्स्टर्नेशन, यानी कि एक मेंटल कन्फ्यूजन की स्टेट, याद रखेंगे कॉन्स्टर्नेशन यानी कि कॉन्स्टेंट टेंशन। ठीक है, नंबर 14 इज द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन, ऐसी एबिलिटी कि आप बहुत अच्छे जजमेंट ले सकें और उनको बहुत फास्ट ले सकें, डेट इज एक्यूमेन।
एक्यूमेन अपन ने एक और वर्ड पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, स्पेसिमेन। इसमें क्या होता है ये बताएंगे। एंड एक्यूमेन ये भी अपन पहली वाले बहुत पहले के लेक्चर में कंप्लीट कर पढ़ चुके हैं एक बार। एक्यूमेन यानी कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा कुशाग्र है, जो बहुत फास्ट है अपने डिसीजन मेकिंग में एंड वो काफ़ी अच्छे डिसीजन बना लेता है। जैसे कि मैं सॉरी अपनी तारीफ नहीं करते, ठीक है कोई बात नहीं, कर सकता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है खुद की तारीफ करना, ठीक है मजाक से हटके। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो 2 लैंग्वेज में फ्लुएंट है। तो बाई मीन्स टू यानी कि 2, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज में, जो 2 लैंग्वेज में फ्लुएंट है वो हुआ बाईलिंगुअल। ओके सो इजी। नंबर 16 इज प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, यानी कि कोई पर्सन जिससे जो मतलब बोलचाल में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, जिससे मतलब बात करना लोगों को एकदम बहुत ज़्यादा पसंद आए, ऐसे पर्सन को बोलेंगे अफेबल, AFFABLE, अफेबल यानी कि जो मिलनसार है काफ़ी, जिससे लोगों को मतलब ऐसा होता नहीं कि किसी से बात करना एकदम दिल को भाता है, डेट काइंड पर्सन इज अफेबल यानी कि मिलनसार। एक और बात पढ़ा था अपन ने इनइफेबल, इसका मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे, इससे आपको रिवाइज भी होते जा रहे हैं वर्ड, है ना। नंबर 17 इज थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन राइटिंग और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ऑन, यानी कि एक पर्सन ए है, इसके पास कोई बिजनेस आइडिया आया या फिर इसने कोई लिटरेरी वर्क यानी कि बुक वगैरह लिखी, बट एक पर्सन बी है, इसने इसको चोरी किया एंड खुद के नाम से इसको पब्लिश किया, तो इसको बोलेंगे प्लेगियरिज्म। जो इसका राइटिंग थी, इसके आइडियाज थे, तो इसने चोरी कर लिए, तो साहित्यिक वर्क की चोरी, जो लिटरेरी वर्क है उसको बोलते हैं प्लेजियरिज्म। शायद चा की स्पेलिंग आती है, आज मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीख के आया हूँ, प्लेजियरिज्म। ओके यानी कि साहित्यिक चोरी या पर्सन की कोई राइटिंग या जो वर्क है उसकी चोरी, ठीक है। नंबर 18 इज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फियर ऑफ ड्राफ्ट और ऑफ फ्रेश एयर, फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ फ्लाइंग। ओके सो हवा में उड़ने का डर, यानी कि प्लेन वगैरह में बैठने का, और बहुत तेज हवा चल रही हो तो उसका डर, उसको बोलते हैं एरोफोबिया। एयरफोबिया जैसे पढ़ा था हाइड्रोफोबिया, सेम इज एरोफोबिया यानी कि वायु का डर, सिंपल वन। नंबर 19 द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, ऐसी क्वालिटी कि एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा फर्म है, ऑनेस्ट है, या और अपने वर्क के प्रति डिटरमाइन है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक टाइप से बोले तो निश्चयात्मक हिंदी में, बट आप लोग इंग्लिश में थोड़ा समझने की कोशिश की, जो मतलब अपने मन में डिटर्मिनेशन है उसके अंदर खूब ज़्यादा वर्क के प्रति, ऐसे पर्सन को बोलेंगे एजाइटिव, यानी कि काफ़ी पॉजिटिव है खुद को वर्क को लेकर, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे एजाइटिव। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज 20 लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, कोई मीटिंग होनी है और जहाँ उस मीटिंग में जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे तो उनकी एक लिस्ट, उसको बोलते हैं एजेंडा। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में लिखते हैं कि पार्टी का एजेंडा ये रहा, एंड इस टाइप का मीटिंग में ये डिस्कस किया गया, डेट इज एजेंडा, यानी कि द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। ओके सो ये थे 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेज। सो नंबर 1 इज टू टेक इनटू अकाउंट, इसका मतलब होता है विचार करना या टू कंसीडर। इसका अच्छा एग्जाम्पल देखें तो जैसे एक पार्टी है ए, इसने एसएससी पर केस किया, काय को लेकर, मिसमैनेजमेंट को लेकर, मिसमैनेजमेंट, ओके, कि स्टूडेंट को कुछ अच्छे कंप्यूटर माउस कीबोर्ड वगैरह नहीं मिले। बट एक कोई पर्सन भी है, उसने क्या बोला, मिसमैनेज के साथ साथ इसको भी कंसीडर कीजिए कि जो रॉन्ग क्वेश्चन वगैरह आए पूछे गए तो इसको भी टू टेक इनटू अकाउंट, so please take into account the matter of wrong question
सो इस टाइप से ए पर्सन बोलेगा। सो डेट इज टू टेक इनटू अकाउंट, यानी कि इस पर भी विचार किया जाए जो रॉन्ग क्वेश्चन आए ये सब, ठीक है। तो इस टाइप से इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज पर विचार करने के लिए बोला जाए तो उसका मतलब होता है टू टेक इनटू अकाउंट, यानी कि उसको भी कंसीडर करें, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड इज पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है गलत तरीके से। इस मतलब किस सेंस में, इसको सेंटेंस से समझते हैं। ही ट्राइड टू पास ऑफ चीप वॉचेज एज जेन्युइन रोलेक्सेस। तो रोलेक्स एक अच्छी कंपनी की वॉच होती है, तो उसने क्या किया, पास ऑफ करने की कोशिश की, यानी कि एक चीज को जो मतलब बेकार क्वालिटी की है उसको अच्छा करके, उसको अच्छा पेश करके दूसरों के सामने रखना, डेट इज पास ऑफ। तो उस सेंस में यूज होता है कि मतलब एक किसी बेकार सी चीज को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करना, डेट इज पास ऑफ। तो उसने पास ऑफ करने की, जो सस्ती वॉच थी उनको रोलेक्स की वॉच दिखा के बेचने की, दूसरों के सामने पेश करने की कोशिश की, डेट इज पास ऑफ। ओके, सो उम्मीद है समझ आया होगा। टू टेक इन टू अकाउंट यानी कि कंसीडर, एंड पास ऑफ यानी कि गलत तरीके से पेश करना। नंबर थर्ड इज बिलो ओवर। इसका मतलब होता है बीत जाना। आपका अच्छा समय चल रहा है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बीत जाएगा। एंड बुरा चल रहा है तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बीत जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर फोर। नंबर फोर इज रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है किसी समस्या में पड़ जाना। बी केयरफुल नॉट टू रन इनटू दैट, या इसका मतलब क्या हुआ कि केयरफुल रहिए वरना आप उसमें डेट यानी कि ऋण में पड़ जाएं, ठीक है। तो यह आप पर ऋण हो जाए। तो रन इनटू का मतलब होता है किसी समस्या में पड़ जाना, एंड ब्लो ओवर यानी कि बीत जाना। सो ब्लो ओवर एंड रन इनटू याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, ब्लू आइड बॉय। किसी बॉय की आई ब्लूज हैं, ब्लू आइज, मुझको गाना नहीं आता, सॉरी, ठीक है। तो ब्लू आइज अ फेवरेट पर्सन, यानी कि अ पर्सन कोई की आंखें ब्लू हैं, मतलब फिगरेटिव सेंस में यूज होता है कि एक पर्सन जिसकी ब्लू आई है तो उसको सभी पसंद करते हैं। तो अ ब्लू आइड बॉय इसका मतलब होता है जो सबका दुलारा है। जॉन वाज ऑलवेज ब्लू आइड बॉय एट स्कूल। अपने स्कूल टाइम में जॉन सबका प्यारा था, जॉन बनेगा डॉन। नंबर सिक्स, ड्रॉपिंग नेम्स। इसका क्या मतलब होता है, जैसे होते नहीं है कि हमारे चाचा विधायक हैं, डेट इज ड्रॉपिंग नेम्स, कि आप किसी ऐसे पर्सन का दूसरों के सामने खुद की इमेज बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी बड़े पर्सन का नाम लेकर, डेट इज ड्रॉपिंग नेम्स, ठीक है। तो ड्रॉपिंग नेम्स ये भी याद रहेगा, एंड ब्लू आइड बॉय ये भी याद रखिएगा। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आ रेड लेटर डे, कैलेंडर देखा है, इस टाइप का रहता है, टिक 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 टिक। इधर कोई डेट है, उस पर कोई मतलब स्पेसिफिक डे हुआ तो उसको रेड रेड से गुल बना रहता है। तो रेड लेटर डे इसका मतलब होता है एक इम्पोर्टेंट डे, यानी कि एक विशेष दिन। इस टाइप से याद रखेंगे, रेड लेटर डे यानी कि कोई इम्पोर्टेंट दिन। नंबर 8 इज बॉर्न टू पिक। इसका मतलब होता है लड़ाई की जड़ या झगड़े की जड़ या विवाद का कारण, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखें, बॉर्न टू पिक। आपके पास 2-3 डॉग हैं एंड आपके पास एक हड्डी है, आपने उसको थ्रो कर दिया एंड इस हड्डी की वजह से 3-4 कुत्तों में, और वो उसको पिक करने के लिए गए, टू बॉर्न टू पिक। कुत्ते उसको पिक करने के लिए गए एंड एक हड्डी थी, 3-4 कुत्ते थे, तो उन चारों में लड़ाई होने लगी। तो बॉर्न टू पिक, तो ये बॉर्न थी वो झगड़े का कारण बन गई। इस टाइप से इसको याद रखेंगे। सो दैट वाज नंबर 8। नेक्स्ट इज नंबर 9, एट आ स्टोन्स थ्रो, यानी कि एक स्टोन की थ्रो, आप इधर से स्टोन को थ्रो करेंगे एंड इधर तक जाएगा, यानी कि बहुत पास। स्टोन थ्रो होता है वेरी नज़दीक, आई मीन बहुत नज़दीक, ओके, वेरी नियर बहुत नज़दीक, यानी कि एकदम पास, दैट इज एट आ स्टोन थ्रो। नेक्स्ट इज नंबर 10, स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट। आपके हार्ट तक, आपका हार्ट तक चिल कर जाए, एकदम कप जाए, दैट इज दिल में डर पैदा कर देना। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली मतलब हॉरिबल टाइप का
जिससे आपके डर में भी एकदम कपकपाहट पैदा हो जाए। डेट इज स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट, दिल में डर पैदा कर देना। ओके, सो इस टाइप से ये भी याद रखेंगे। सो टोटल कंप्लीट हुए नंबर 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट है क्या, वर्ड सीरीज। नंबर 1 इज डलसेट। इसका मतलब होता है स्वीट एंड सूदिंग, एंड एक सेंस में होता है इन हियरिंग, यानी कि जो सुनने में बहुत ज़्यादा ही मधुर है। डेट इज डलसेट। एग्जाम सेंटेंस देखें, द म्यूजिशियंस डलसेट मेलोडी ड्रिफ्टेड थ्रू द ओपन विंडो कामिंग एवरीवन इनसाइड, यानी कि जो म्यूजिशियन था उसकी सुंदर धुन विंडो के थ्रू ड्रिफ्ट हुई एंड सबको अंदर से काम कर दिया, यानी कि बहुत मन प्रसन्न कर दिया। तो ये था इसका यूज। डलसेट यानी कि समथिंग डेट इज जो डल नहीं है वो हुआ डलसेट, यानी कि जो डल नहीं है बल्कि कानों के लिए बहुत ज़्यादा मधुर है सुनने के लिए। डेट इज डलसेट। सिनोनिम देखें तो मेलोडियस एंड सेकंड म्यूजिकल। एंटोनिम देखें जो बहुत ज़्यादा हार्श है, हार्श कैसी बेकार सा, यानी कि जो चुभता हो एकदम। डेट इज हार्श। घास्टली अभी पहले पढ़ा था अपन ने, घोस्ट से घास्टली जो बहुत ज़्यादा डरावना टाइप का। एंड हॉरिड यानी कि इसका मतलब ये होता है एकदम बेकार है। डेट इज हॉरिड। सो इट्स सिनोनिम। एंड एंटोनिम डलसेट यानी कि समथिंग डेट इज एक्सट्रीमली प्लीजेंट फॉर हियरिंग। इधर प्लीजेंट भी होता है, हो सकता है मतलब इस सिनोनिम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल यानी कि बहुत ज़्यादा हानिकारक, जो हार्म कॉज करे। ओके, कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू केमिकल प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू लेबोरेटरी माइस। तो लैब में जो माइस रहते थे यानी कि चूहे रहते थे, तो लगातार जो उनका एक्सपोजर केमिकल के प्रति था, तो उसकी वजह से वो उनको डेट्रीमेंटल साबित हुआ, यानी कि हानिकारक साबित हुआ। ओके, सिनोनिम देखें, डिस्ट्रक्टिव। पर्नीशियस। पर्नीशियस एनीमिया किससे होता है, किसकी कमी से, विटामिन B11। ओके, प्रीजुडिशियल, तो ये भी मैंने बताया था कि किसी एम्पायर ने पहले से जज कर रखा है कि इस टीम को जिताना है तो उसके ही फेवर में अपने फैसले देंगे। तो डेट इज प्रीजुडिशियल। एंड एंटोनिम देखें, फेवरेबल है जो मतलब किसी के लिए बहुत अच्छा। बिनाइन, बिनाइन भी होता है। डेट इज गुड इन नेचर, मतलब बिनाइन मीन्स अच्छा होता है बस। ऊपर वालों का मतलब बुरा बुरा होता है, एंड इन वालों का जो BEN से स्टार्ट होते हैं बट अक्सर उनका मीनिंग अच्छा होता है। बिनाइन ऐसे बोलते हैं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड है, हेल्पफुल है। तो डेट इज बिनाइन। एंड बेनिफिशियल, जिससे जो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बेनिफिशियल टू हेल्थ लाइक। ठीक है, तो जैसे करेला खाना इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। ओके, तो इस टाइप से याद रखेंगे। एंड डेट्रीमेंटल जो हानिकारक है। ठीक है, नंबर 3 इज इंडिक्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अभियोग या कोई आरोप लगाना। अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, कोई सीरियस क्राइम का आरोप लगाना। डेट इज इंडिक्टमेंट। द ग्रैंड जूरी रिटेंड एन इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द सस्पेक्ट फॉर एम्बेजलमेंट। तो उस पर जो एम्बेजलमेंट का आरोप लगाया गया था, तो ओके, एम्बेजलमेंट का आरोप लगाया गया, तो एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि आपको किसी काम करने के लिए पैसे दिए गए, बट आपने वो पैसे उस काम के में लगा कर नहीं, बल्कि उन पैसों का खुद के लिए यूज कर लिया। डेट इज एम्बेजलमेंट। इसको बोलते हैं गबन हिंदी में। गोदान, गबन किसकी रचना है हिंदी नहीं पढ़ना अभी। ठीक है, ओके। सो इंडिक्टमेंट मीन्स होता है अभियोग। सिनोनिम देखें तो एक्यूजेशन, एक्यूज से बना है एक्यूजेशन, आरोप, किसी पर एलिगेशन लगाया गया। एंड इम्पीचमेंट, अभियोग किस पर लगाया जाता है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61, राइट। ओके, एंटोनिम देखें तो एब्सोल्यूशन, एक्विटल एंड एक्सोनरेशन। इन तीनों का मतलब होता है सजा से मुक्त कर देना। हिंदी की राइटिंग बेकार है मेरी, इंग्लिश मीडियम वाला हूँ मैं।
ठीक है, मेरी अच्छी है बट इस पर पता नहीं क्यों नहीं आती। नंबर 4 इज हेराल्ड। इसका मतलब होता है पहले से किसी बात की सूचना देना, अबाउट, ठीक है, किसी चीज़ का साइन देना, डेट इज हेराल्ड। हेराल्ड एक न्यूज़पेपर भी आता था, तो मतलब वो सब इन्फॉर्मेशन देता था। तो इस टाइप से हेराल्ड को याद रखेंगे कि किसी चीज़ का साइन हो जो अबाउट टू हैपन हो, मतलब होने वाला हो। टू अनाउंस ए वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, किसी चीज़ को डिक्लेयर करना या सूचना देना। ओके, सेंटेंस देखें। द फर्स्ट क्रोकस ब्लॉसम हेराल्ड द अराइवल ऑफ स्प्रिंग ईच ईयर। तो क्रोकस कोई फ्लावर होता होगा, तो क्रोकस ब्लॉसम होता है बाय, मतलब एक टाइप से संकेत होता है काय का, स्प्रिंग के स्टार्ट होने का। ओके, सिनोनिम देखें तो हार्बिंजर एंड इंडिकेशन। तो इंडिकेट तो आप जानते होंगे, इंडिकेटर गाड़ी में होते हैं किसी सूचना देने के लिए जो यूज किए जाएं। इंडिकेशन दैट इज ओके, कोई इशारा टाइप। एंड हार्बिंजर इस सेंस में यूज होता है कि मतलब जो एक टाइप से बोले फोररनर, जो भविष्य के बारे में कोई संकेत दे, ठीक है, दैट इज हार्बिंजर। ओके, सो दिस वाज हेराल्ड। एंड नेक्स्ट इज इनवेरिएबल, जो वेरिएबल नहीं है, यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती हो। वेरिएबल मैथ में होते हैं ना, जैसे एक्स वाई जेड, इनको बोलते हैं वेरिएबल। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो दैट इज वेरिएबल। एंड इनवेरिएबल नेवर चेंजिंग, जो स्थिर है दैट इज इनवेरिएबल। ओके, हर इनवेरिएबल पंक्चुअलिटी मेड हर द मोस्ट रिलायबल टीम मेंबर। तो उसकी बिल्कुल जो स्थिर पंक्चुअल, मतलब वो बिल्कुल पंक्चुअल थी, उसने टीम का उसको सबसे रिलायबल टीम मेंबर बना दिया। सिनोनिम देखें। जो कांस्टेंट है, स्टैटिक है, परपेचुअल है, लगातार, स्टैटिक स्थिर है, एंड कांस्टेंट कांस्टेंट में भी हमेशा बना हुआ। एंटोनिम देखें। जो अनस्टेडी यानी कि स्टेडी नहीं है, वेरिएबल चेंजेबल है, एंड वेवरिंग। वेवरिंग का मतलब क्या हुआ, कभी ऊपर कभी नीचे, वेव की जैसा, डेट इज वेवरिंग। एंड अल्टर, अल्टर मीन्स क्या होता, अल्टर, एक और अल्टर होता है, दोनों के मतलब बताइए। कमेंट सेक्शन इज ओपन। यदि नहीं आते हो तो पिछले वाले लेक्चर जरूर देखिए, मैं ये करवा चुका हूँ, अब रिपीट नहीं करवाने वाला मैं। नंबर 6 इज इन से, इन, ये क्या लिखा है, सेस एंटली, इंसेसेंटली ऐसे पढ़ा जाता है। खैर बच्चे नहीं हैं तो इंसेसेंटली। ओके, इंसेसेंटली का मतलब हुआ निरंतर, विदाउट इंटरप्शन। तो याद कैसे रखें, इधर है सेस, CESS, सेस एक टाइप से टेक्स्ट टाइप का होता है। तो सेस लगाने के लिए किसी को रोका गया, बट जिसको रोका नहीं गया तो वो क्या हुआ, इंसेसेंटली, यानी कि वो सीधा चला गया, यानी कि निरंतर, इस टाइप से याद रख सकते हैं। द रेन फेल इंसेसेंटली थ्रू आउट द नाइट फ्लडिंग द स्ट्रीट बाय मॉर्निंग। तो रात भर बिना रुके बारिश होती रही, उसकी वजह से स्ट्रीट में पानी भर गया। ठीक है, सिनोनिम देखें। कंटिन्यूअसली, फ्रिक्वेंटली एंड कंटिन्यूअली। ठीक है, तो ये हुए एक सिनोनिम। इसका मतलब, इन तीनों का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूअसली एंड कंटिन्यूअली का क्या मतलब है, देखो कंटिन्यूअसली का मतलब है रेन हो रही है लगातार, एकदम बारिश बिल्कुल बिना रुके। एंड कंटिन्यूअली का क्या मतलब है, बारिश लगातार हो रही है 3-4 दिन, बस ऐसा होता है कि 1-2 घंटे का गैप हो जाता है फिर बारिश होने लगती है। तो मतलब 4-5 दिन लगातार बारिश तो हो रही है बट थोड़ा बहुत गैप चलता है बीच में, डेट इज कंटिन्यूअली एंड कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप। एंटोनिम देखें। इंटरमिटेंटली एंड ओकेजनली, इन दोनों का मतलब क्या होता है, जो कभी कभी हो या रुक रुक कर हो। ओके, सो ये हुए इंसिसेंटली एंड के सिनोनिम एंड एंटोनिम। डेट वाज नंबर 6। बढ़ते हैं आगे वाले, स्टबर्न, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, डेट इज जिद्दी, जो अपने काम के प्रति एकदम जिद्दी हो कि ये मुझको करना है तो करना है, डेट इज स्टबर्न। इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं है। टीनेशियस, जो हर एक मुश्किलों का सामना अच्छे से करता जाता है, डेट इज टीनेशियस। परसिस्टेंट, जो परसिस्टेंट है यानी कि लगातार है अपने वर्क में, कंसिस्टेंट है, डेट इज परसिस्टेंट। ओके, एंटोनिम देखें। सबमिसिव है, यानी कि जो परेशानियों के सामने झुक जाता है, दूसरों के सामने झुक जाता है, जो खुद को छोटा समझता है, डेट इज सबमिसिव। प्लांट है, जो परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाता है, डेट इज प्लांट। एंड अमेनेबल, जिसमें अमेंडमेंट किया जा सके, वो होगा अमेनेबल। ओके, सो सिनोनिम एंड एंटोनिम हमने कंप्लीट किए स्टबर्न के। ओके, नेक्स्ट इज कोलूसल, ये भी अपन कर चुके हैं, इसकी स्पेलिंग याद
होगी आपको अच्छे से रखना है, COLOSSAL, इधर सिंगल एल आता है एंड डबल एस। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज। इसका मतलब जो इनॉर्मस है साइज में, जाइजेंटिक है यानी कि बहुत बड़ा है, एंड मेमोथ, मेमोथ एनिमल हुआ करते थे पहले बहुत बड़े बड़े, तो उस सेंस में यूज होता है कि बहुत विशाल है। ओके, एंटोनिम देखें, मिनीएचर। मिनीएचर होता है मतलब किसी चीज़ का छोटा सा वर्जन, दैट इज मिनीएचर। मिनिस्क्यूल यानी कि बहुत छोटा सा, एंड माइन्यूट, माइन्यूट मीन्स होता है बहुत कम। ठीक है, मिनट एक छोटा सा टाइम होता है तो मिनट से याद रख सकते हैं, माइन्यूट। ओके, बढ़ते हैं अगले पे। नेक्स्ट इज वेरासिटी। ये मैंने कल करवाया था, याद हो आपको, अच्छे से नहीं है तो लेक्चर देखिए, कल वाला आपने अच्छे से नहीं देखा, उनके नोट्स जो मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करिए। वेरासिटी मीन्स होता है क्या, सच्चाई। क्या बताया था मैंने भाई, थोड़ा सोचने दो मुझको, पर इस टाइप से बताया था मैंने, प्री बैरिकेड। ओके, याद आया, प्री बैरिकेड। ओके, तो इसका मीनिंग बताइए क्या होता है, मैं कल अच्छे से बताया था, याद होना चाहिए। सिनोनिम, ऑथेंटिसिटी, जो ऑथेंटिक है तो उससे बना हुआ है ऑथेंटिसिटी। इंटेग्रिटी यानी कि जो बहुत ईमानदार है, एंड मोरलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब मोरल सेंस उसका बहुत अच्छा है, तो उसको बोलेंगे इंटेग्रिटी। एंड रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड भी सेम सेंस में यूज होता है कि जो मोरली बहुत अच्छा है, एंड इंटीग्रिटी एक और सेंस में यूज होता है जैसे अखंडता, जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है उसके लिए भी। ओके, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज हो, डेट इज इंटीग्रिटी। ब्रिस्टी क्या हुआ, सच्चाई, वेरासिटी। ओके, एंटोनिम देखें, डिसीट, धोखा देना, डिसऑनेस्टी, जो ऑनेस्ट नहीं है, इनफेडिलिटी, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, डेट इज, अब वो वाली क्वालिटी को बोलेंगे इनफिडेलिटी। ओके, ये क्या हुआ यार, ये 10 होना था, इधर गलती से हो गया। हाँ, वाह, मैंने कितना मस्त लिखा। एक्वोट्रीमेंट, इसका मतलब होता है साज सामान। जैसे कोई वर्क, जैसे मिलिट्री वगैरह गई तो उनको अपने किसी ऑपरेशन के लिए या कोई जो वो टास्क कंप्लीट करने वाले हैं उनको कुछ अलग से औजार वगैरह की ज़रूरत होगी, एंड साथ में सामान ले जाने की, तो उसको बोलते हैं जो एडिशनल इक्विपमेंट, ड्रेस वगैरह की नीड हो, डेट इज एक्वोट्रीमेंट। तो इसका मतलब एक टाइप से ड्रेस के सेंस में यूज हो सकता है, एंड इक्विपमेंट में भी सेंस में यूज हो सकता है। सिनोनिम देखें, स्टफ, स्टफ का मतलब होता है नॉर्मली सामान। ओके, और वर्ब के सेंस में यूज होते हैं तो स्टफ का मतलब होता है जैसे समोसे में चटनी स्टफ की जाती है यानी कि भरना, इस सेंस में भी यूज होता है, ये वर्ब के फॉर्म में है। एपरेटस तो आप लोग जानते होंगे, लैब वगैरह गए हो तो, और मतलब अलग सेंस में भी यूज हो सकता है, या किसी का एक प्रॉपर तरीके से जो किसी एक प्रॉपर मतलब चीज़ के लिए यूज होता है सामान, डेट इज एपरेटस। एंटोनिम देखें तो अनड्रेस, तो एक्वोट्रीमेंट एक ड्रेस के लिए यूज किया गया है तो इसका अपोजिट अनड्रेस। ओके, यानी कि ड्रेस रिमूव करना, डेट इज अनड्रेस। सो ये थे वर्ड सीरीज के 10 वर्ड्स जो हुए कंप्लीट। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब्स। सो नंबर 1 इज कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट और अचीव सक्सेसफुली, यानी कि किसी कार्य को सक्सेसफुली कर लेना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको कार्यान्वित करना, या ये तो अचीव प्राप्त करना नहीं, मतलब उसको कंप्लीट कर देना सक्सेसफुली। यूज देखें तो डेस्पाइट द टाइट डेडलाइंस शी कैरिड ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट ऑन हर ऑन। तो उसने मतलब टाइट डेडलाइन होने के बावजूद भी, डेस्पाइट इसके साथ ऑफ नहीं आता है, ठीक है, याद रखेंगे ये ग्रामर का रूल। ओके, तो कुछ इस टाइप से मैं ग्रामर भी करवा दिया करूँगा थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो भी रिवाइज होती जाएगी। तो टाइट डेडलाइन होने के बावजूद भी उसने इंटायर प्रोजेक्ट को खुद से ही सिर्फ कैरी ऑफ कर लिया, यानी कि उसको कंप्लीट कर लिया, डेट इज कैरी ऑफ। सेकेंड इज कम बाय। कम बाय का मतलब होता है टू गेट, यानी कि इसका मतलब होता है मिलना किसी से, ठीक है। सेंटेंस देखें, इट्स हार्ड टू कम बाय जेन्युइन एंटिक्स एट रीजनेबल प्राइस। तो यह बहुत मुश्किल है कि आप जो जेन्युइन एंटिक होते हैं, एंटिक मतलब जो प्राचीन चीज़ें होती हैं जो बहुत वैल्यूएबल हैं, वो रीजनेबल प्राइस, बहुत सस्ते दामों में मिल जाएं। तो कम बाय का मतलब हुआ मिलना। ओके,
क्या प्राप्त करना, कैरी ऑफ यानी कि किसी काम को एग्जीक्यूट करना सक्सेसफुली। नेक्स्ट इज कैरी ऑन। कैरी ऑन बोलते नहीं है किस काम को कैरी ऑन करते रहूं, यानी कि किसी चीज को निरंतर कंटिन्यू करते रहना या जारी रखना, डेट इज कैरी ऑन। दिस इज सिंपल वन। इवन आफ्टर द सेटबैक द टीम डिसाइडेड टू कैरी ऑन देयर रिसर्च। कई सेटबैक मिलने के बाद भी टीम ने अपनी रिसर्च को जारी रखने का फैसला लिया। ओके, नेक्स्ट इज कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब टू कंप्लीट और फुलफिल, किसी कार्य को पूरा करना, इस सेंस में यूज होता है कैरी आउट का। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू कैरी आउट टीचर्स इंस्ट्रक्शन प्रिसाइजली। स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो टीचर, स्टूडेंट से ये कहा गया कि वो टीचर के इंस्ट्रक्शन को प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब क्या होता है, एकदम जैसा कहा गया है, एकदम सेम एग्जैक्ट सेम वे में, डेट इज प्रिसाइजली फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 5 कैरी थ्रू। कैरी थ्रू मीन्स होता है बनाए रखना किसी प्रोसेस के दौरान। टू सस्टेन और टू परसिस्ट इन कंप्लीटिंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज में भी मतलब दृढ़ता से पूरा करना किसी काम को, तो कैरी थ्रू इसका सेंटेंस देखें। हिज डिटर्मिनेशन कैरीड हिम थ्रू द टफेस्ट मोमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो उसका डिटर्मिनेशन था, उसके डिटर्मिनेशन ने जो उसकी ट्रेनिंग के टफेस्ट मोमेंट थे उसमें उसको बनाए रखने की उसने कोशिश की। सो ये हुआ कैरी थ्रू का मतलब, यानी कि सस्टेन करना एंड परसिस्टेंट, किसी काम में दृढ़ता से लगे रहना। सो ये था कैरी थ्रू। तो फ्रेजल वर्ब हुए कंप्लीट। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। नंबर 1 इज अटेंड टू। अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना किसी पर, पे अटेंशन टू। सेंटेंस देखें, ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट हिज मदर एडवाइस्ड हिम। तो उसने अपनी माँ के कहने पे ध्यान नहीं दिया, जो उसकी माँ ने उसको एडवाइस दी थी, उस सलाह पे उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो अटेंड टू यानी कि पे अटेंशन टू समथिंग। ओके, सेकेंड इज अटेंड अपॉन। अटेंड अपॉन का मतलब होता है सर्व करना। वेट अपॉन यानी कि वेटर क्या करते हैं, परोसते हैं, तो वो वाला काम करना, परोसना या सेवा करना, डेट इज अटेंड अपॉन। ही हैज नो सर्वेंट टू अटेंड अपॉन हिम इन ओल्ड एज। तो उसकी ओल्ड एज में उसकी सेवा करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं है, तो अटेंड ऑन यानी कि सेवा करना, एंड अटेंड टू किसी बात पे ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट इज एंटीडोट। एंटीडोट टू। एंटीडोट टू एक कब यूज करेंगे, जब किसी पॉइजन की बात हो। एंड एंटीडोट अगेंस्ट ए डिसीज की बात हो। ओके, सो डिसीज में एंटीडोट अगेंस्ट एंड एंटीडोट टू पॉइजन, यानी कि विषनाशक, जो एक कोई ऐसी दवाई जो पॉइजन के खिलाफ वर्क करे, तो उसके लिए बोलेंगे एंटीडोट टू पॉइजन। एंड एंटीडोट अगेंस्ट डिसीज, तो जब कोई बीमारी के खिलाफ वर्क करे, कोई जैसे क्विनाइन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। तो क्विनाइन एक मेडिसिन होती है, ये भी पूछा जाता है अक्सर आपकी जीके में, वो इफेक्टिव एंटीडोट है अगेंस्ट मलेरिया के। देयर इज नो इफेक्टिव एंटीडोट टू द टॉक्सिन ही इंजेस्टेड। जो उसने टॉक्सिन इंजेस्ट किया गया है, तो उसके लिए कोई भी इफेक्टिव एंटीडोट अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो एंटीडोट टू पॉइजन एंड एंटीडोट अगेंस्ट डिसीज, सिंपल। नेक्स्ट इज एग्री विथ। एग्री विथ सम पर्सन एंड एग्री टू सम आइडिया। ओके, सो इस सेंस में दोनों यूज होते हैं, एग्री के साथ विथ एंड टू भी। तो सहमत होना किसी पर्सन से और किसी आइडिया पर सहमत होना, तो एग्री टू। सो ये हुए फिक्स्ड प्रीपोजिशन खत्म। एंड नेक्स्ट इज यूजफुल वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट। नंबर 1 इज अवेंज। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। तो नॉर्मली बदला लेना तो वो होगा अवेंज, बट आपके मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा ऐसी भावना है कि आप उसको बिल्कुल एकदम जान से मानना चाहते हैं, कि एकदम आपके मन में तुम जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आपके मन में यदि उसके प्रति बहुत ज़्यादा ऐसी भावना है, तो तब बदला लें आप, तो उसको बोलेंगे रिवेंज, यानी कि प्रतिशोध करना। ठीक है, तो नॉर्मल अवेंज का मतलब होता है नॉर्मल बदला लेना, एंड रिवेंज का मतलब जब आपके मन में किसी सामने के प्रति एक ग्रज है, तो
तब बदला लें तो उसको बोलेंगे प्रतिशोध करना, यानी कि रिवेंज। अवेंज एंड रिवेंज दोनों समझ में आए। अवेंज नॉर्मली एंड रिवेंज जब आपके मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत है तो वो हुआ रिवेंज। नेक्स्ट इज एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब हुआ मिलावट। मेकिंग समथिंग इम्प्योर, एडिंग इंफीरियर और हार्मफुल सब्सटेंसेस। जैसे एडल्ट्रेशन क्या होता है कि कोई अच्छी चीज़ है तो उसमें नकली सामान, जैसे घी वगैरह हुआ, तो बाज़ार में एडल्ट्रेटेड चीज़ें, घी पनीर ये सब, तो उसमें और कुछ सामान मिला के जो बहुत ख़राब क्वालिटी का है वो मिला के बेचना, तो वो मिलाना उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैरिड पर्सन विद समवन हु इज नॉट देयर स्पाउस। यानी कि अ पर्सन मतलब किसी पर्सन की किसी से शादी नहीं हुई है एंड उसके साथ वो सेक्सुअल संबंध बनाए तो उस एक्ट को बोलेंगे एडल्ट्री, हिंदी में बोलते हैं व्यभिचार। ही वॉज एक्यूज ऑफ कमिटिंग एडल्ट्री बाई हैविंग अ सीक्रेट अफेयर। ओके, सो ये हुआ सेंटेंस। मतलब उसको एडल्ट्री करने पर उस पर आरोप लगाए गए। एक्यूज के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? ऑफ। ओके, सो एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट, एंड एडल्ट्री हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन फ्रॉम टू हुम यू आर नॉट मैरिड। सो ये हुआ एडल्ट्री एंड एडल्ट्रेशन। उम्मीद है दोनों समझ में आए होंगे और बाकी वोकैब भी समझ में आई होगी। तो डे 11 इधर होता है कंप्लीट। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाकी रिवीजन करते रहिए। और गर्मी पड़ रही है अभी तो पानी वगैरह पीते रहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।